हेलो एवरीवन, दिस इज सतेंद्र। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा पर्यावरण पर आधारित होगा, जहां पर मैं एक छोटे से टॉपिक को यहां पर कवर कराने की कोशिश करूंगा। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोलूंगा। अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो उसको नोट जरूर करते चलिए। मैं नोट की हमेशा इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आपको कुछ दिनों तक आपके मेमोरी में रहेगा और वो कुछ दिनों बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो प्लीज पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए ताकि आपके नोट्स बनते रहें आपके, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक टाइटल है IUCN। हम लोग पर्यावरण में IUCN से संबंधित कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। उसके बाद EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे रिसेंटली न्यूज। भारत अर्थात इंडिया एक राज्य का संघ है जो रिसेंटली अभी बिहार इलेक्शन में सुर्खियों में फिर से एक बार देखने को मिला। तो संक्षेप में मैं कोशिश करूंगा आपको सामने टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन रखूं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, IUCN पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखेंगे, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो ये जो IUCN है, ठीक है, इसकी स्थापना जब सबसे पहले हुई है तो फ्रांस में अक्टूबर माह में 1948 के समय में IUCN की स्थापना की गई। और जब ये IUCN 1948 में स्थापित किया गया फ्रांस में अक्टूबर माह में, उस समय इसको IUCN के नाम से नहीं जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, WCU के नाम से जानते थे। और WCU का पूरा नाम है स्टूडेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो मैंने यहां पर एक बात बोली कि जब IUCN स्टेबलाइज्ड हुआ था 1948 फ्रांस में, तब इसका नाम IUCN नहीं था, WCU के नाम से इसको जाना जाता था। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब स्थापना के कुछ दिनों बाद इसके नामों में परिवर्तन हमें देखने को मिला। फिर हम देखते हैं कि 1955-56 तक इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता था। वो नाम था इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ये नाम काफी दिनों तक चला। एक ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं 1990 की। 1990 से 2008 तक मुख्यतः इसे WCU के नाम से ही जाना गया और 2008 के बाद इसका हमने जो नाम देखा वो IUCN प्रचलित में आया, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बोली, 1990 से 2008 तक इसको WCU के नाम से जाना गया, फिर उसके बाद हमने इसका नाम देखा IUCN। इतनी बात हो गई। चलिए, अब जब इसकी 1948 में स्थापना की गई, ठीक है, 48 में स्थापना की गई, तो इसका हेडक्वार्टर भी एक बार हम लोग जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड देश के ग्लैंड शहर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर WWF, जिसे विश्व वन्य जीव कोष भी बोलते हो, उसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि IUCN की स्थापना कहां पर हुई थी। अब ये भैया करता क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी कि प्रकृति जैव विविधता, उस पर ये वर्क करती होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो IUCN जो बनाया गया है वो जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता या प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको नियंत्रित या बैलेंस या उनको कोई क्षति ना हो, या विश्व में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति पाए जाते हैं, उनका संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य रहा है। और जब ये स्थापित हुआ था तो इसकी स्थापना में बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, NGO और बहुत सारे सरकारी एजेंसी भी साथ में थी जब इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो IUCN है आपका यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपका IUCN है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है।
ये उसका ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त एक संस्था है। ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त संस्था है ये, ध्यान रखिएगा। पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है ये यूएन में, लेकिन ये उसका अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। गवर्नमेंट एजेंसी भी नहीं है, इतनी बात हो गई आपकी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मैं आपके सामने शेयर करता हूं। होता क्या है कि 1960 और 1970, तो 1960 और 1970 के बीच में 1964 में एक इंपॉर्टेंट नाम आईयूसीएन से बहुत निकल के आता है, वो है रेड डेटा बुक। वो पूछता है ना कि रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है। कहीं कहीं एग्जाम में वो रेड डेटा बुक के साथ साथ ये लिखा जाता है पिंक डेटा बुक कौन सी है। तो इनको समझिएगा, एक सिमिलर सा नहीं, लेकिन दोनों में एक ही चीज है। रेड डेटा बुक और पिंक डेटा बुक का संबंध विलुप्त प्राय जीवों से लगाया जाता है। जो जीव विलुप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधे वनस्पति, उनसे संबंधित रेड डेटा बुक होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेड यानी कि खतरा, डेटा यानी कि संग्रह, कलेक्शन किसका, जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति जैव विविधता का, है ना। तो उनकी जानकारी रेड डेटा बुक में देखने को मिलती है। और ये बुक के कुछ पृष्ठ हैं वो ग्रीन है। ग्रीन का अर्थ ये लगाया जाता है कि जैव विविधता मेंटेन है, बैलेंस है, या कोई जीव जंतु वनस्पति पहले संकट में था, उस पर कार्य किया गया और अब वो संकट में नहीं है, उसका संरक्षण कर लिया है, वो ग्रीन पन्नों पर है। जबकि जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्ति की कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं, उनकी जानकारी हमें रेड पन्नों पर देखने को मिलती है। ग्रीन डेटा बुक भी निकालता है आपका आईयूसीएन। जहां पर ध्यान रखिएगा, ग्रीन डेटा बुक का हम लोग तात्पर्य निकालते हैं, यहां पर उन वनस्पतियों जैव जंतुओं की जानकारी मिलेंगी जो पहले संकट में थे, अब नहीं है, अब वो बैलेंस स्थिति में आ चुके हैं। ये इतनी जानकारी हुई आपकी। अब इंपॉर्टेंट बात, आईयूसीएन जब स्थापित हो गया, इसका मुख्य उद्देश्य आप समझ सकते हो कि जैव विविधता को बनाए रखना था। जब हम लोग 1970 पे पहुंचते हैं तो 70 से 71 आपको पता होगा कि आईयूसीएन ने क्या क्या ऐसे कार्य किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें जानना चाहिए। आपको पता हो 71 में रामसर समझौता हुआ था, या इसको हम बोलें कि रामसर आर्द्रभूमि कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। रामसर क्या है, ईरान में एक जगह है, और रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो आर्द्र भूमियों से संबंधित है। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन तक पहुंचने में भी, या इस संधि को स्थापित करने में भी आईयूसीएन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ध्यान में रखेंगे हम लोग। इतनी बात हो गई। अब आर्द्र भूमि क्या होती है उस पर सेपरेट डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है वो वाला आपका। आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं। आगे चल के मैं बात करूं कि 71-72 ये वही टाइम है जहां पर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, या स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की देखरेख में, यूएनईपी की देखरेख में। अब यूएनईपी क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि यूएन की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। तो जब 1971-72 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि 5 जून एक निकल कर आता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो आईयूसीएन ने अपनी स्थापना के बाद बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो पर्यावरण जैव विविधता से संबंध है, चाहे वो आर्द्र भूमियों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जो अभी मैंने बोला 5 जून स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित हो। ये बेसिक जानकारी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके निर्माण में भी इसकी भूमिका रही है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। 1980 यह वो समय था जब आईयूसीएन आगे बढ़ के आया, और आईयूसीएन को सहयोग करने के लिए कुछ संस्थाएं आईं, जैसे कि कौन, यूएनईपी और WWF ने मिलकर आईयूसीएन की सहायता की जैव विविधता पर। और तब जाके 1980 में जब आईयूसीएन ने इन दो संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया और एक अवधारणा प्रस्तुत करने की कोशिश करी, उस पर विस्तृत व्याख्या देने की कोशिश करी। उस कॉन्सेप्ट का नाम था सतत विकास की परिभाषा। तो ध्यान में रखिएगा, 1980 से 84 के बीच में आईयूसीएन ने ही सतत विकास पे सर्वप्रथम विस्तृत एक बिल्कुल डेफिनेट परिभाषा देने का कार्य किया इन दो संस्थाओं के साथ मिलकर। इतनी बात हो गई।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 1984 तक पहुंच गए। अब इतना पहुंच गए तो 1990 भी जान लीजिएगा। 1972 से 1992 ये 20 साल का जो समय है, औद्योगिक क्रांति तो टेम्परेचर बढ़ा ही दिया विकसित देशों ने। डिटेल में जानेंगे, अभी इतना जानिए। 92 पे पहुंचते हैं, रियो सम्मेलन होता है। कहां पर होता है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होता है, जिसे अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, है ना। अर्थ समिट, जिसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या करना। इतनी बात हो गई। इस सतत विकास की अवधारणा या रियो सम्मेलन तक पहुंचने में भी आईयूसीएन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इधर तक ध्यान में रखेंगे। अब ये 92 में जो रियो सम्मेलन हुआ, जिसको हम एजेंडा 20 के नाम से भी जानते हैं, यहीं पे कुछ अवधारणाएं और आई जहां पर जिनको स्थापित करने में आईयूसीएन ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि क्या? 92 में ही हमें पता होना चाहिए कि UNFCCC अस्तित्व में आया। क्या है UNFCCC? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक फ्रेमवर्क अस्तित्व में आया जो बायोडाइवर्सिटी पर काम कर सके 94 में। इतनी बात हो गई। आगे चल के UNFCCC जो फ्रेमवर्क बनाया गया बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पर काम करने के लिए या सतत विकास पर काम करने के लिए, इसने बोला कि भैया कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सतत विकास जो हम चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रीनरी को मेंटेन इस तरीके से करो कि ग्रीनरी भी बनी रहे और साथ में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो ये ना बोले कि भैया सब कुछ खा के बैठ गए, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि हमारी पीढ़ी भी तो पीछे है, उसका भी तो ध्यान रखना है, ताकि रिसोर्स इस तरीके से इस्तेमाल करो। इसी को तो बोलते हैं हमारा सतत विकास। और हमें यह भी पता है सतत विकास की अवधारणा या सतत जो विकास जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसने दिया ये शब्द? इस पर एक कमीशन आया था, बर्टलैंड कमीशन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉर्वे के पीएम जो होते थे ना, वहां से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 1994 में UNFCCC आता है। उसके बाद जब सबने बोल दिया कि भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, साल में एक बार तो बैठते हैं, चलो बैठ लेते हैं। 95 में बैठना चालू किया और 95 से ही कोप की अवधारणा स्पष्ट सामने आती है। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो अखबारों में आप सुनते हो, COP 1 2 3 4 15, पेरिस समझौता। जी हाँ, कोप 15, जिस पर आपके डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उसी की शुरुआत, कोप की शुरुआत 95 से हुई। जो वर्तमान में आपको पता होगा यूएस ने कोप पर साइन करने पर, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था ट्रंप ने। अब तो ट्रंप नहीं है। वो कौन सा समझौता था? कोप 15, पेरिस समझौता। लेकिन वर्तमान में जो गवर्नमेंट आई है, जो बाइडेन की, बराक ओबामा से संबंधित वाली पार्टी आपकी, वो चाहते हैं कि वो लोग पर्यावरण वाले मुद्दों को उसमें आगे आए। यानी कि पेरिस समझौता फिर से यूएस चाहता है कि वो इसका पार्ट बने, और डोनाल्ड ट्रंप, ये एक विचारधारा है अलग अलग। इतनी बात हो गई आपकी। और यहीं से हमें ये भी पता है कि कोप 1 95 में हुआ होगा, कोप 2 6 में हुआ होगा, कोप 3 97 में हुआ होगा। कोप 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट जैसी अवधारणाएं भी निकल कर आती हैं। हम लोग सेपरेट कार्बन क्रेडिट और रिसेंटली रिपोर्ट में क्या आया है लास्ट ईयर एनवायरनमेंट पे, वो डिस्कस करेंगे। अभी इतनी बात हो गई। तो आईयूसीएन का मैंने जो भी बताया, आप बेसिक जानकारी उसको कवर करके चलेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इतनी बात हुई। इसके साथ साथ हमने पर्यावरण की कुछ बातों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। तो आइए अब हम लोग सेकंड टॉपिक को संक्षिप्त में कवर करने की कोशिश करते हैं, और टॉपिक का नाम है EPA। क्या है भैया? EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट। समझते हो ना, जो पार्लियामेंट से पास होके कानून बनते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम एक्ट बोलते हैं, एक लॉ। तो EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मानव की जो गतिविधि धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान करने की बढ़ रही थी, उन पर कंट्रोल लगाए जा सके,
तो 72 स्टॉकहोम में ये भी मुद्दा उठाया गया था कि मानव की गतिविधि कैसे सीमित की जाए। तो भारत ने इस दिशा में अपना कदम बढ़ाते हुए नवंबर माह 1986 में 1986 में ईपीए एक्ट पारित किया पार्लियामेंट से। 19 नवंबर की डेट है जहां तक, जिसे हम लोग छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा टेट वाले स्टूडेंट, ठीक है, इसे छाता विधान के भी नाम से जानते हैं। छाता विधान क्या ध्यान में रखना है कि इसका आप लोगो देखोगे ना तो हाथ पर इसके एक पपाया समझते ना, पपीता, एक पत्ता रखा हुआ है और उस पत्ते पर इसने क्या है, अर्थ को अपने ऐसे हाथ में ले रखा है। तो जो छाता का शेप आता है ना, वो चीज देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसे ईपी एक्ट को छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 4 अध्याय 26 खंड शामिल हैं। ठीक है, इतनी बात ईपीए से संबंधित थी, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इसमें जो अब बताया गया है वो आपका रिपोर्टों पर आधारित है और एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता। आपका बेसिक सा ये पता होना चाहिए कब आया। ठीक है, बाकी तो पर्यावरण जो है उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही। जैसे मैंने बोला आर्द्रभूमि पे भी सेपरेट लेक्चर आएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। जाते जाते थोड़ी सी बात, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, कर ही लेते हैं। रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुए 243 सीट पर। आपने देखा नीतीश कुमार जी फिर से सीएम बन गए 7वीं बार आपके। ठीक है, तो आपने देखा होगा AIMIM पॉलिटिक्स में नहीं जानते हैं हम लोग, सिंपल सी बात करते हैं कि भारत हिंदुस्तान या इंडिया, भारत हिंदुस्तान या इंडिया। भैया ये शब्द आए कहां से? जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट भी अभी कुछ टाइम पहले आया था कि भारत भारत ही रहने दे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले बोला था भारत ही करते हैं नाम, इंडिया हटाकर। ठीक है, और रिसेंटली अखबारों में न्यूज़पेपर में आया है बिहार इलेक्शन में। तो हम लोग उस पर नहीं जाते हुए हम लोग ये देखते हैं कि भारत इंडिया ये शब्द आए कहां से। ठीक है, अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वेदिक काल जिसे बोलते हो, तो पुराण भी पढ़े होंगे, पुराण। ठीक है, तो वहां पर हम जाते हैं, वैदिक युग या आर्यन युग भी बोल सकते हैं। तो वहां पर बताया गया था कि एक कबीला हुआ करता था जिसे हम लोग भरत कबीला के नाम से जानते थे। किस कबीले के नाम से? भरत कबीले के नाम से जानते थे, जिसका नाम, राजा का नाम था सुदास। और यह भी बताया गया था कि जो भरत वंश के राजा थे वो दुष्यंत के पुत्र थे। पुराणों में भी ये जानकारी मिलती है हमें। हम लोग ऋग्वेद काल में आए तो हमें ये जानकारी मिलती थी कि वहां पर जो भरत कबीला था, ठीक है, उस कबीले के राजा सुदास की 10 राजाओं से लड़ाई थी। कितने भैया? 10। और 10 को बोलते हैं दास राज। 10 का मतलब 10 और राज का मतलब राजा। तो इस राजा की, भरत वंश के राजा की 10 राजाओं से लड़ाई थी और इस युद्ध को दशरथ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये युद्ध था ना, परसुणी नदी के किनारे हुआ था, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये राजा क्या करता है, 10 राजाओं को हरा देता है। तभी से भारत वर्ष का उदय हमें देखने को मिलता है कि भारत का नाम इन्हीं वंश के नाम पर भारतवर्ष किया गया। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो कबीला जो था सुदास, भरत वंश का राजा, आगे चल के जब इसने 10 कुलों को हराया, इन 10 कुलों में एक ऐसा कुल था जो बहुत ताकतवर था, जिसका नाम था कुरु। बाद में कुरु ने सोचा चलो भैया फ्रेंडशिप कर लेते हैं भरत वंश के राजा से, सुदास से। अब क्या होता है कि दोनों ने दोस्ती कर ली, एक नया कुल बनाया, वो कुरु नाम से आया। वही चल के जब इन्हीं लोगों ने मिलके कुरु जो नाम आया, आगे चल में इन्होंने दूसरे जन या कबीले पुरु, उनसे दोस्ती कर ली, कुरु ने पुरुओं से दोस्ती कर ली। तो ये कुरु और पुरु मिलके बन गए आपके कुरुक्षेत्र, जिन्होंने उत्तर वैदिक काल में गंगा के मैदान में राज्य किया और यहीं पे हम लोग को कुरुक्षेत्र भी देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से निर्माण हमको देखने को मिला। तो ये ध्यान रखिएगा भारतवर्ष का नाम कहां से आता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं इंडिया और हिंदुस्तान भी देखते हैं। इंडिया नाम कैसे आया? अरे भैया,
प्राचीन काल का इतिहास पढ़े हो, पंजाब के पास नॉर्थ पश्चिमोत्तर सीमा पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु, जिसे क्या बोलते थे, इंडस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस। तो यही से ही आपका इंडस से इंडिया भी देखने को मिलता है। और एक ये भी बात मिलती थी कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो सिंधु नदी बहती थी, उसकी कितनी सहायक नदियां थी भैया, 5। ध्यान में रख लेना एग्जाम के लिए, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। इसलिए सिंधु को कभी कभार पंचदीप के नाम से भी जानते हैं। और ये वही क्षेत्र है, ये वही एरिया है, समतल मैदान का एरिया, सिंधु घाटी के आसपास का एरिया, जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी थी अपना विस्तार रूप लेकर। ठीक है, फर्टाइल एरिया था ना काफी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि कोई भी आक्रमण करने वाला होगा वो समुद्र से तो आ नहीं पाएगा प्राचीन काल में, क्योंकि विकसित ही नहीं थे। नहीं तो वो हिंदू महासागर में समुद्र से आ जाए, ऐसा था ही नहीं। तो उसके पास से दर्रे, हिंदू कस दर्रा था, खैबर दर्रा था। तो सब पंजाब के इस साइड जो हिंदू कस दर्रे थे, खैबर दर्रे थे, वहीं से आते थे कूद कूद के, ढग्गा मार मार के। तो वहीं से उत्तर पश्चिम उत्तर सीमा से कुछ ईरान, फारस, पर्सिया से भी कुछ लोग आए। और जब वो लोग आए, पर्सियन ईरान से लोग आए, तो उनका सबसे पहले सामना हुआ किससे, सिंधु नदी से। तो वो बोलते हैं सिंधुस्तान। और यही सिंधुस्तान क्या होगा आपका हिंदुस्तान। कैसे, क्योंकि सा शब्द वो हा शब्द होता था उनकी भाषा में, तो ये सिंधु हा बन जाता है आपका हिंदुस्तान। ये भी देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे ये नाम आए। और भारत तथा इंडिया राज्यों का एक जो संघ है, जो ऑफिशियल 2 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि भारत के 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, 2 ऑफिशियल नेम, किसमें, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक सी जानकारी आपके सामने मैंने शेयर करी। मैं आपका जीएस एजुकेटर सत्येंद्र आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर, जीएस जीके, जल्दी हिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ाने का एक प्रयास आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ जाए लेक्चर तो प्लीज देर ना करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टेटस पे लगाइए और शेयर जरूर करिए। ये इसलिए क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो और बेहतर करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी हम लोग सेपरेट लेक्चर लेने वाले हैं साइकोलॉजी पर जल्द, और उसके साथ साथ हमारा एक पॉलिटिकल साइंस पर वीडियो आने वाला है, राजनीति विज्ञान पर, जहां पर कुछ लोगों ने बोला था मुझसे कि पॉलिटिकल साइंस पर बनाए सर आप। तो पॉलिटिकल साइंस पर हम लोग किसी थिंकर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में जो पॉलिटिकल साइंस होता है, स्पेशली नेट जेआरएफ में बहुत काम का आ सकता है। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हैं यूपी पीसीएस में, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। जल्दी मिलते हैं, आपका फ्रेंड सत्येंद्र। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ओके।